तो फिर दूसरे तीसरे मीटिंग में मना करने के बाद कि मैम ऐसे कैरेट्स को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम कचरा उठाएं और उसका असर ना पड़े कोई। तो तीसरे मीटिंग के बाद कोई नीरा मैम को किसी ने बताया मैंने पहले कहीं कुछ काम किया था, तो फिर आई नहीं आपको तो करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने नीरा मैम से 2 महीने का समय लिया कि मैम रिसर्च होगी, स्ट्रैटेजी बनेगी, तब काम करेंगे। तो रिसर्च स्ट्रैटेजी करने के बाद पता चला एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। और वो प्रॉब्लम अभी जो मंच पे बैठी हैं पुरानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मैडम निर्मला कौल, उन्होंने भी उसी के ऊपर अपनी उंगली रखी, उसी प्रॉब्लम के ऊपर। तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो पहले से इसके पीछे जो स्टोरी थी, तो नीरा मैम आई मेरे पास, नीरा जी आई मेरे पास, बोलती नहीं आपने हाफलॉन्ग में भी कुछ किया, आसाम में, आप कश्मीर में भी आपने कुछ किया, वहाँ पे आपने नदियों के ऊपर काम किया, तो यहाँ पे यमुना पे आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ हमने असम में क्या किया और कश्मीर में क्या किया। तो 2015-16 में असम में, और जिरीबाम एक मणिपुर का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जब मैं गया एज ए ब्रिगेडियर, तो मैंने देखा कि एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से लड़ रहे हैं, जो आज मणिपुर में भी हो रहा है, मैती कुकी लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई के चक्कर में जो हाफलॉन्ग का लेक था उसका बहुत बुरा हाल हो गया। तो उस लेक को हमने सुधारा, साफ किया, और उस लेक के द्वारा हमने समाज को भी बोला कि जब तक हम ऑल ट्राइब्स वन इंडिया नहीं होंगे, कि लेक तो छोड़ो कुछ भी साफ नहीं होगा। तो लेक साफ करते करते एवीएम लाल सर, जो वायरस था लेक का वो तो साफ हो गया, लेकिन जो वबा थी समाज के अंदर एक दूसरे ट्राइब को मारने की, काटने की, वो भी वहाँ से क्योर हो गई। पेंडेमिक गॉट क्योर्ड। एंड वहाँ पे आज उस एरिया में दिमासौर डिस्ट्रिक्ट में कोई असम राइफल नहीं है, कोई फौज नहीं है। और पिछले साल वहाँ पे गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत हो गई कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट भी वहाँ से निकाल दिया। तो किस प्रकार लेक को साफ करते करते अमन शांति हम ला पाए, वही मैं इस्तेमाल किया। धारा 370 हटने के बाद मैं वॉलंटियर गया जनरल बिपिन रावत एक्स स्वर्गीय सीडीएस से रिक्वेस्ट करके कि सर अब पता है हमें क्या करना है, समाज को जोड़ना पड़ेगा देश के साथ। तो 2 साल डल लेक को साफ करते करते, झेलम नदी को साफ करते करते समाज को जोड़ा देश के साथ। और उसका क्या कारण हुआ, उसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, सबसे पहले डल के बारे में बताता हूँ। डल के अंदर 56 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसमें शिया मुसलमान रहते हैं। मेजॉरिटी सुन्नी मुसलमान हैं वहाँ पे, और शिया मुसलमान उन 56 जो टापू हैं उनके अंदर, डल लेक के अंदर। उधर फ्लोटिंग विलेज कंसेप्ट हमने शुरू किया, जो फिर गवर्नमेंट ने उसका इस्तेमाल किया। एक गांव से शुरू किया हमने 50 घरों का, वहाँ पे होम स्टे भी शुरू किया। और पहली बार वहाँ के जो शिया थे उन्होंने अपना मुहर्रम जो जुलूस निकाला, उसमें सबसे आगे तिरंगा झंडा था, पहली बार। उसी का फायदा हुआ 32-33 साल के बाद पहली बार मुहर्रम प्रोसेशन निकला डल गेट से लाल चौक की तरफ पिछले साल, बिना किसी नेगेटिव इंसिडेंट के। हर बार पथराव, आपस में लड़ाई झगड़ा। अब झेलम पे ले लो, पहली बार झेलम के ऊपर श्रीनगर से लेके गांदरबल एक वहाँ पे श्राइन है, वहाँ तक उर्स के लिए पहली बार 32 साल के बाद बोट पे कश्मीरी हिंदू और मुसलमान दोनों दिन भर गाने गाते हुए गए। इसी का फायदा हुआ कि लाल चौक पे तिरंगा भी लगा और पूरे वादी में आस्ते आस्ते तिरंगा फैला। और हमने लगभग 14,000 से लेकर 16,000 तक के बीच में कश्मीरी औरतों से तिरंगा बनवाया। पूरा नहीं, थोड़ा बहुत झेलम भी हुआ साहब, लेकिन मेन जो आज़ादी की बवा थी वहाँ पे वो ख़त्म हुई। तो अब आते हैं यमुना के ऊपर। तो पढ़ते पढ़ते फिर नीरा मैम को मैंने बताया मैम स्ट्रैटेजी इस प्रकार है कि पिछले 700 सालों में दिल्ली वासी, पहले हम 5 लाख थे, उस टाइम हमारा जो यमुना के साथ लिंक था, कल्चरल लिंक, ट्रेडिशनल लिंक, वो बहुत अच्छा था। लेकिन 1947 के बाद, 700 साल पहले से हो रहा था, और 1947 के बाद ये जो कल्चरल लिंक है वो टूट गया। आज अगर मैं कैडेट्स से पूछूं कितने कैडेट्स यमुना तट पे गए हैं, तो एक आध होगा जिसके घर में छठ पूजा होती है वही गया होगा, बाकी तो कोई गया भी नहीं होगा। तो यमुना जी यमुना बन के रह गई,
जिससे अपने नलके में पानी आता है और जिसके में हमारे कमोड से गंदा पानी जाता है। जब तक हम समाज को यमुना जी के साथ नहीं जोड़ेंगे और हर दिल्लीवासी के दिल में यमुना यमुना जी ना बन जाएगी, तब तक ये बात नहीं बनेगी। तो एनसीसी में हमारे पास 25% का समय और फंड सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए होता है। इसके अंतर्गत हमने फिर पूरा 1 साल लगाया। पहले हमने नीरा मैम को बुलाया, द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट हमारे कैंप्स में आए। वी हैव 54 कैंप्स इन विच वी ट्रेन एवरी ईयर 12,000 कैडेट्स फॉर 10 days रेसिडेंशियल कैंप्स। सो नीरा मैम ने आके वायरस दिया इनको सबको, आपके सामने खड़े, ये भी इनके पास भी जाएंगी मैम अभी अगले 4-5 दिनों में, कि किस प्रकार यमुना को बचाना है। फिर इनकी नुक्कड़ नाटक टीम आती है, वो नुक्कड़ नाटक सिखाते हैं इनको। फिर हम इनसे पेंटिंग कंपटीशन, पोएट्री कंपटीशन भी कराते हैं, सब्जेक्ट होता है यमुना। उसके बाद जब इनको वायरस लग जाता है सेव यमुना, उस वायरस को हम इनको कहते हैं अभी आप जाके अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाएं। तो वापस जाते हैं, बचे हुए हमारे 35,000 बच्चों को ये टीका लगता है, ये लगाते हैं खुद, या वो यमुना सेवक बन जाएंगे और ये खुद टीका लगाएंगे उधर जाके। फिर हम जाते हैं स्कूल कॉलेज में, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें नुक्कड़ नाटक करने दीजिए, कॉम्पिटिशन्स, पेंटिंग्स, पोएम वगैरह और करने दीजिए। और फिर हम समाज में आते हैं। 47,000 cadets now infected with the virus of Yamuna, started by Neeraji of Draupadi Dream Trust. So we have 47,000 cadets now infected with Save Yamuna virus, trying to spread this virus in society. This is how we will be able to get people to respect Yamuna and to keep her clean. Otherwise, this is not going anywhere. And this is what the DGP, ex-DGP Nirmal Kaur ma'am also said while we were exchanging notes, कि जब तक समाज जुड़ेगा नहीं, चाहे आपस में ट्राइबल लड़ाई झगड़ा हो या आज़ादी की गंदी वबा हो या यमुना की जो स्थिति है, जब तक समाज नहीं जुड़ेगा इससे कुछ हो नहीं सकता। तो हमने हमारे इस कैंपेन को हमने कहा है एनसीसी फॉर यमुना। हमने एक लोगो बनाया है, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, पोएट्री पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो रही है। दोबारा बंद कर। सच हो यमुना, सच यमुना, सच हो यमुना, सच यमुना, सच हो यमुना, सच यमुना, सच हो यमुना। जमुना अर्घ जा, कलिंद शैल जा, काल गंगा कृष्णा तरण जा श्यामा। सूर्य पुत्री सूर्य सुता, रवि कन्या सूर्य कन्या। एनसीसी ने अब ठान लिया है, एनसीसी ने अब ठान लिया है। नहीं रुकेंगे हम, स्वच्छ करेंगे यमुना, नहीं रुकेंगे हम, स्वच्छ करेंगे यमुना। नदी नहीं संसार है यमुना, दिल्ली का श्रृंगार है यमुना। नदी नहीं संसार है यमुना, दिल्ली का श्रृंगार है यमुना। Re-establish cultural and traditional links between the society and our goddess Yamuna. That's all. Thank you so much. Jai Hind. कालिंदी की यमुना, कृष्ण की यमुना, बचाओ यमुना, बचाओ यमुना। Yummy है, yum की बहन
होली संसार। दिल्ली की यमुना मथुरा की यमुना बचाओ यमुना वेदों की यमुना वरुण यमुना गगन यमुना गणपति यमुना काली की यमुना कार्तिक यमुना छठ की यमुना चंचल यमुना कुंभ की यमुना कशिश यमुना वृंदावन की मोहनी यमुना। बचाओ यमुना पदों पर काम कर चुका हूँ। नीरा जी, मैं आपका ध्यान दूंगा। तो नीरा जी, आप थोड़ा सा, क्योंकि ये बातचीत तो सब चलती रहेंगी, तो हाँ, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ वो सब समझ जाएंगे, IIT भी समझ जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर भी मेरे सब दोस्त पुराने सब लोग रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपके सामने जो भी बात रखूँगा, मैं 2-3 चीज़ें आपको सबसे पहले तो बहुत कड़वी बात रखूँगा, क्योंकि मैंने यमुना को हेलीकॉप्टर से भी देखा है, ज़मीन से भी देखा है और टेक्निकल सर्वे भी कराया है। मैंने यूपी इरिगेशन को 4 साल हेड किया है, जिसमें 5000 इंजीनियर्स थे, जिसमें यमुना का पूरा चीफ इंजीनियर ही मैंने अलग से बनाया। और यमुना की जड़ के अंदर एक बार नितिन गडकरी जी से मेरी बहस हो गई दिल्ली में। वो कहते हैं मैं इसमें वो चलाऊँगा, जल शक्ति मंत्री के रूप में बोले, मैं सिंगल साहब इसमें वो चलाऊँगा बोट। तो मैंने कहा बोट क्या रेत पे चलाएंगे? असल में दिक्कत क्या है, हमारे देश के नेताओं को और अफसरों को, हम जैसे और अखबार को, ये सब कहने की बहुत आदत है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, उसके अंदर तूफान मचा दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला अगर 5 साल में यमुना में ठीक नहीं कर पाऊंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो छोड़ दीजिए भाई, अब तो 5 साल हो गए, अब क्यों नहीं छोड़ देते हैं? वर्तमान सरकार में भी इसके भी NGA भी बना हुआ है। रात ही मेरी DG मित्तल से बात हुई, इससे पहले जितने DG हैं, सेक्रेटरीज मेरे सब दोस्त हैं सारे के सारे, हम लोग की सीनियरिटी बहुत है राष्ट्र में, सारे सेक्रेटरी 5 साल, कोई बेसिक प्रॉब्लम में नहीं जा रहा, कोई समस्या को सुनना ही नहीं चाहता है, देखना ही नहीं चाहता है यमुना है क्या चीज़। क्योंकि IAS अधिकारी क्या होता है कि अपने आया 2 साल काटे और चल दिया, जब वो एक DG का होगा। ऐसे IITs में भी बड़ा फैशन है यमुना पे रिसर्च करने का। वो IIT के जो इंजीनियर्स रिसर्च करते हैं, उन्होंने यमुना के अंदर ये जाके नहीं देखा कि यमुना का पूरा कैचमेंट के एरिया क्या है, हमारा रिवर मैनेजमेंट है क्या, हमारा रिवर बेसिन्स हैं क्या भारत के। आप होलिस्टिक क्यों नहीं लेते हैं? जैसे मुझे बताया कि मैं अभी जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मैं तो यमुना का कोई काम, मुझे नीरज जी ने आग्रह किया तो इसलिए मैं आ गया यहाँ पे। यमुना का मैं स्पेसिफिक काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जीवन की एक नई यात्रा में निकल गया हूँ, जिसमें मैंने पिछले कुछ 2-3 वर्षों में ही 83 देश दुनिया के विजिट किए हैं। और मैं पूरी भारतीय संस्कृति को, हम लोग नया नैरेटिव सेट कर देंगे अगले मार्च तक को। आपको दिखाई देगा कि जो ये लोग कहते हैं कि सारी दुनिया में फैला रखा है कि भारत का इतिहास 1500 BC से पहले नहीं है, आपको हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे कि सिर्फ भारत ही ग्रैंड फादर था, बाकी सब ग्रैंड सन्स हैं। जब अमेरिका में 180 में 1400 सदी तक अमेरिका 180 में GDP अमेरिका के सिर्फ 0.1% थी, तब इंडिया की 30% GDP थी। ये सारे हम आंकड़े सब हमने प्रोफेसर कपिल कपूर ने, वाइस चांसलर से 50 वाइस चांसलर हमारे साथ हैं, ये सारे इकट्ठे किए। तो यमुना पे मैं खाली काम नहीं कर रहा, लेकिन यमुना की वजह से आ गया हूँ क्योंकि यमुना से मेरा लगाव है। गंगा यमुना, सहारनपुर बेल्ट का मैं रहने वाला हूँ, यमुना को मैं शुरू से बचपन से देख रहा हूँ, इसलिए कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली बात, हाथ उठा के ये बताएं कि किसको इस बारे में पता है, इंक्लूडिंग द नीरा मिश्रा जी और एयर मार्शल साहब, कि आप में से कितने लोग प्रयाग में स्नान करने गए? जरा हाथ उठा के बताएं। बच्चे लोगों में से कितने लोग कोई गया प्रयाग में स्नान कर? आप भी गए होंगे। आप में से कोई बच्चे लोगों में से गया है प्रयाग में? आप वहाँ तक इलाहाबाद का कोई गया है? इलाहाबाद का कोई है? नहीं है। आपको देख के हैरानी होगी। बेटा ये जरा सुनो, ये बीच में जरा मत करिए। अब जो बात करनी है आपको देखकर हैरानी होगी। जब मैंने कुंभ कराया वहाँ पे, जब मैं इरिगेशन सेक्रेटरी वहाँ गया, तो मैंने अपने अफसर से पूछा इसमें जरा सिर्फ 1 बोतल यमुना का पानी दिखा दो वहाँ पर प्रयागराज में। आप कहते हैं यमुना एग्जिस्ट करती है, मैं कहता हूँ यमुना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। कितने टेक्निकल लोग बैठा दीजिए, कोई पॉलिटिशियन बैठा दीजिए कि प्रयागराज में आज 0 डिग्री यमुना का पानी पहुँच रहा है।
मेरे एक बार प्राइम मिनिस्टर से भी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था, तब उन्होंने कहा सिंघल साहब यमुना में बाढ़ आ रही है। मैंने किसने कहा आपको कहा है बाढ़ आ रही है? ये यमुना का पानी है कहाँ? यमुना का पानी तो सिर्फ जो है वो चंबल का पानी है। जितना पानी चंबल केन बेतवा का पानी जो यमुना में मिल रहा है औरैया के बाद, वो यमुना है। यमुना तो सूख गई, यमुना का पानी तो सब इरिगेशन ले उड़ा। तो आपके सामने ये 3-4 फैक्ट्स देख लीजिए कि कोई ड्रॉप पानी जो हमारे यहाँ जिसको कहते हैं, जो प्रयाग में संस्कृति में तो अब कुंभ में बड़ा प्रचार होगा साहब, ये तो हमारी जो है ये जो संगम है गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती खो चुकी, अब गंगा यमुना कर देंगे। मैं कहूँगा खाली ये गंगा ही है, यमुना भी खो चुकी, ये तो यमुना खो चुकी। इसके बारे में अब हम समस्याएं तो सब जान रहे हैं, गंदगी को जान रहे हैं, पोल्यूशन को जान रहे हैं। जैसे नीरज जी ने कहा कि 2% एरिया में दिल्ली के 80% पॉल्यूशन है, बट उसका समाधान क्या है और ऐसा है क्यों? इसलिए मैंने कुछ हार्ड फैक्ट्स बड़ी देसी भाषा में कन्वर्ट किए हैं। अब मैं इनसे कहूँगा आनंद जी से भी हेल्थ हैजार्ड्स हो रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। आई एम वेरी हैप्पी जब जन साहब ने जो एक सॉन्ग बनाया, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों के, ये यंग पीढ़ी के मन में। नीरा जी ने जो अवेयरनेस का कैंपेन शुरू किया है, इसके लिए बधाई के पात्र है। आई थिंक एनसीसी के कैडेट्स को उनकी ताली बजा के इस बात के ताली विशेष रूप से नीरा जी ये सब काम नहीं करते। सब सामान तो मैं लिए बैठा हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं इसलिए खासकर अपने मीडिया फ्रेंड से, एनजीओ फ्रेंड से कहूँगा क्या पहले आप कॉज पे उतरिए। दिक्कत क्या है इस देश में होता है कि आपका कैंसर का इलाज दांतों का डॉक्टर करता है और दांतों का इलाज कैंसर का डॉक्टर करता है, इसलिए सब मर जाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। यहाँ बेसिकली इट इज मोर इवेंट मैनेजमेंट समाज के साथ। एक बार मैं राजनाथ सिंह जी को भी कहा था, एक बार वो धरने में बैठ गए थे सारे साधु, बोले सिंघल साहब फिर 100 क्यूसेक पानी छोड़ दिए इरिगेशन से। मैंने 100 क्यूसेक से क्या हो जाएगा? मैंने खाली आपकी थी कि एक वीडियो क्लिपिंग आ जाएगी कि राजनाथ सिंह जी ने इसको यमुना को खुलवाया और साधु खुश हो गए और जय जयकार हो गई। इसके अलावा क्या होगा उसमें? यमुना में क्या होगा? जरा मुझे सोल्यूशन तो बताइए क्या होगा। पहले यमुना का पानी जा कहाँ रहा है? तो ये चीज़ें मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। जिसके दूसरा, यमुना की बात नीरा जी कभी मत करिए हिंडन के बिना। देखिए हर चीज़ की बॉडी का एक पॉल्यूशन इंडेक्स होता है साइंटिफिकली। मेरी बॉडी में यहाँ लेफ्ट हैंड अगर पूरा में इसमें खराब खून बह रहा है, राइट में सही बह रहा है, तो ये खराब खून लेफ्ट हैंड का जो है पूरी बॉडी को बर्बाद करेगा। यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है हिंडन नदी है। उस हिंडन नदी के बारे में कोई बात ही नहीं करता। मैंने कल रात में मित्तल से पूछा जो डायरेक्टर जनरल है, मैंने कहा भाई ये बताइए अब अपने हिंडन पे एक भी प्रोजेक्ट, ये सब हमें पता ही नहीं हिंडन क्या है। तो कंट्री का डायरेक्टर जनरल ये कहे कि उसको हिंडन के बारे में नहीं पता है और हिंडन में क्या हो रहा है, मैं गारंटी कर सकता हूँ यहाँ पे बैठ के कि पिछले 7 साल में एक भी प्रोजेक्ट हिंडन पे नहीं बना। जबकि यमुना का मेजर पॉल्यूटेंट हिंडन है, जिसमें सारे वेस्टर्न यूपी के पेपर मिल, शुगर मिल, जितने भी डिस्टिलरीज, जितने भी करीबन 500 वहाँ पे पेपर मिले हैं, सबका वेस्ट हिंडन में जा रहा है और सीधे आके यमुना में आ रहा है। ये बात सिर्फ हम दिल्ली को कोसते रहते हैं, उत्तर प्रदेश हमारे स्टेट को क्यों नहीं कोसते भैया? जो वहाँ यमुना नगर से लेकर और पलवल से लेकर और हरियाणा तक का सारा जो वेस्ट निकल के सीधे सीधे जा रहा है यमुना में। आपको पता है कि यमुना में करीबन 125 नाले अंदर जा रहे हैं। सहारनपुर जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, ढमोला नाला कहलाता है, बचपन से देख रहा हूँ। जो सबसे पॉल्यूटेड नाला है वो ढमोला नाला, कृष्णा नदी, ईस्टर कृष्णा नदी, ये सारी नदियाँ आके जो है हिंडन में मिलती है और हिंडन जाके इसमें मिल जाती हैं। तो इसको तो आपको डॉक्टर त्रेहान की तरह एक सर्जन चाहिए जो कि सारी चीज़ों को एक मैप में मार्क कर दिया। यही हमने काम करा है, सबसे पहला काम ने करा है। मैंने अपने इंजीनियर से कहा मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप इसको सबसे पहले बॉडी के अंदर एक एक नस को मार्क कर दीजिए और मार्क करके देखिए उसके अंदर कितना कितना खून कहाँ चल रहा है, कहाँ सर्जरी करनी है, कहाँ आपको काटना है, कहाँ जोड़ना है, तब जाके यमुना का इलाज होगा। आपको ये जान के हैरानी होगी, प्रेजेंटेशन में तो कोई प्रूव कर दूंगा कि यमुना में एक अकेली नदी है भारत में जिसमें कोई स्टोरेज नहीं है कहीं पर। अगर गंगा में टेहरी है, गंगा में फिर भी आज तो मैं बताऊं अपने अनुभव से, लोग डैम्स को कोसते हैं कभी कभी एनजीओ के वाले लोग। टेहरी डैम अगर नहीं होता तो पिछली बार जो केदारनाथ तास्ती आ गई थी तो दिल्ली बह जाता पूरा, एक इंच भी दिल्ली नहीं रहता है अगर पानी वहाँ स्टोर करके नहीं होता। यहाँ यमुना में स्टोरेज नहीं है,
मानसून वाटर का स्टोरेज का सिस्टम नहीं है। चाइना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सारे देशों में जाके मैंने देखा है, खुद इरिगेशन सेक्रेटरी, सब ने रबर डैम्स लगा लगा के वर्षा का पानी रोक लिया। यहाँ रबर डैम की चर्चा ही नहीं शुरू करना चाहता है। यहाँ के CWC के अधिकारी ऐसे महान हैं इंजीनियर्स, उनसे अगर रबर डैम कहिए तो 9 साल से तो आगरा पे चर्चा चल रही है कि 9 साल में, कल मुझे DG ने बोला जब मैं उस प्रोजेक्ट को मैंने 2015 में मूव किया था, आगरा का ताजमहल गिर पड़ेगा किसी दिन, ये ध्यान रखिएगा लाल साहब, आर्कियोलॉजी यही रह जाएगी। 5-7 साल में किसी दिन भी आप देखेंगे अचानक ताजमहल नीचे गिर पड़ेगा, क्योंकि उसका सारी नींव हमने देखी है, नीचे लकड़ी की है और उसमें पानी नहीं है, वहाँ पे पानी सूखता जा रहा है यमुना में। और अगर यही स्थिति रही तो किसी दिन आप देखेंगे एकदम ताजमहल कोलैप्स कर गया, पूरा गिर गया अचानक। ये स्थिति है आज की तारीख, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। तो पानी नहीं है, ग्राउंड रियलिटी ये है। और समस्याएं कहाँ हैं और क्यों हैं और उसका निदान क्या है, इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बहुत देसी भाषा में कन्वर्ट किया, जिससे कि मैं चाहूँगा नीरज जी इसको आप, क्योंकि आपके मीडिया वगैरह में अच्छा है वो है, इसको आप मैं ओन कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को मैं किसी से भी कन्फ्रंट करने को तैयार हूँ। आप इस चीज़ को मीडिया में दिल्ली में एक्सटेंसिवली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से करेंगे, जिसके लेट इट गो टू द पीपल एंड डिसीजन मेकर से बात कराइए, पाटिल साहब से बात करते हैं, चल के मिनिस्टर साहब से बात करते हैं, सेक्रेटरी से, देवाशीष से बात करते हैं। मैं तैयार हूँ आपका इसका साथ देने के लिए कि डिसीजन हों और फैसले हों, जिससे कि फिर देखिए आज फॉर्चुनेटली एक चीज़ अच्छी है इस राष्ट्र में कि भारतीय संस्कृति पे जिस पे हम काम कर रहे हैं, मैं पूरी दुनिया में जा के देखा, आज कम से कम भारत के लोग का सिर ऊंचा हुआ है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आने के बाद एक ही, मैंने भी हर सरकारों में काम किया है, जहाँ पर भी उतरते हैं डायस्पोरा का सिर ऊंचा है, भारत के बारे में चर्चा हो रही है, भारत की संस्कृति के बारे में चर्चा हो रही है। हमें 1500 BC तक मिटा के रख दिया गया, इस बारे में अभी चर्चा हो रही है 1500 BC नहीं, हम कम से कम 10,000 BC में, हम ग्रैंडफादर है पूरे वर्ल्ड के। ये सब चीज़ों पर चर्चा प्रारंभ हुई है और ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से निकल के आ रही हैं। और ये भी एक आपको आप कहीं किसी का अमेरिका की संस्कृति उठा लीजिए, आप ब्राज़ील की उठा लीजिए, अर्जेंटीना की उठा लीजिए, सब जगह हमने देखा कि कहीं पर भी द एवोल्यूशन इज फ्रॉम वैदिक संस्कृति। There is a classical connect between Vedic संस्कृति and this thing। जब हमारे वेदों में लिखा था कि सात ये थे हमारे द्वीप हुआ करते थे, जो वेदों में लिखा है, वो 7 द्वीपों को आज के एग्जिस्टेंस से कोरिलेटेड। अब मैं आपसे कहूँगा कि बहुत समय ना लगे, इसलिए ट्रांसपेरेंसी को जरा रन, हरियाणा से यहाँ से समस्या ज़्यादा यमुना की पैदा होती है। उससे पहले आपका कोई भी, अनफॉर्चुनेटली हथनीकुंड से अपस्ट्रीम में टिल यमुनोत्री कोई स्टोरेज नहीं है, मतलब बरसात का पानी जितना आया और नीचे हथनीकुंड से निकल गया। वही यमुना जिसमें कि अभी 300 क्यूसेक पानी चल रहा है, बरसात में 5 लाख क्यूसेक पानी चलता है। आज देखते हैं नोएडा के फार्म हाउस बह गए, दिल्ली में ये बह गया, तो 5 लाख क्यूसेक वर्सेस 300 क्यूसेक पानी की परेशानी है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट को रोल करिए। देखिए ये तो मैंने जनरल दिखा दिया रिवर बेसिन्स के बारे में कि पूरा बेसिन सिस्टम, गंगा, आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कंप्लीट बेसिन्स। गंगा बेसिन समझना पड़ेगा, यमुना बेसिन, देखिए आफ्टर गंगा इज द लार्जेस्ट बेसिन, उसके बाद यमुना बेसिन है लेकिन इसके नीचे जो आपको यमुना में रिवर कनेक्ट कर रही हैं, केन, बेतवा, ये जितनी भी मध्य प्रदेश से नदियाँ आ रही हैं, इन बेसिन्स को जब तक आप नहीं समझेंगे यमुना को समझ ही नहीं सकते। हिंडन को बिना समझे यमुना को समझ ही नहीं सकते। नेक्स्ट, अब यमुना, मैंने आपको बताया यमुना की जो उत्पत्ति हुई है, मैं भी यमुनोत्री गया हूँ, यमुनोत्री में एक बंदरपूछ पहाड़ी से वहाँ से करीबन निकलती है यमुना, लेकिन इसमें जो सब्सिडरीज हैं, जो केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, ये सारी निकलती हैं। इसमें 5 स्टेट्स इन्वॉल्व है, उत्तराखंड इन्वॉल्व है, हिमाचल इन्वॉल्व है जहाँ से निकल रही है, फिर उसके किनारे और उसके बाद हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। हम लोग का पॉलिटिकल फैशन है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर यूपी को गाली देगा, यूपी के चीफ मिनिस्टर दिल्ली को गाली देंगे, ये पॉलिटिकल स्टंट है। ये सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, इस प्रॉब्लम के लिए सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अब जो एक ही समझने की है कि जो हमारा वजीराबाद बैराज है दिल्ली में, और यहाँ से लेकर ओखला तक पूरी अगर यमुना देखें 1376 किलोमीटर में सिर्फ 22 किलोमीटर का एरिया है। तो ये 22 किलोमीटर की मतलब ये है कि समझिए डॉक्टर त्रियान अगर यहाँ हार्ट खोलें तो इतने से पोर्शन टोटली चोक्ड है, 3 आर्टरी ब्लॉक है। उस 22 किलोमीटर एरिया में सिर्फ 2% एरिया में 80% पॉल्यूटेंट्स वहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद जो हथनीकुंड से निकलती है, मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा,
कि हथनी कुंड से यहाँ पे निकलती है, वहाँ पर यमुना से आप वहाँ पर 24,000 क्यूसेक पानी 30,000 क्यूसेक पानी है हथनी कुंड पे। 30,000 में से 24,000 हरियाणा पे निकाल दिया, 5,000 यूपी ने निकाल लिया इरिगेशन पर्पस के लिए, और 29,000 क्यूसेक तब निकालने के बाद 300 क्यूसेक पानी सिर्फ मिनिमम डिस्चार्ज पे यमुना के अंदर डाल दिया। अब जिस नदी के अंदर 1 लाख क्यूसेक पानी चल रहा हो, इस ग्लास को पूरा भरा हो, उसके नीचे इतना सा पानी अब रखेंगे तो कैसे सर्वाइव करेगा? इस पे कोई सोच ही नहीं है। कोई यमुना में पानी के ऑगमेंटेशन का एक भी प्रोजेक्ट नहीं बना पिछले 15 साल से। हमने 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए यमुना एक्शन प्लान 1, 2 और अब तक। 10,000 करोड़ में 10 करोड़ भी पानी के स्टोरेज के लिए एक भी प्रोजेक्ट नहीं, बेसिक प्रॉब्लम के लिए नहीं है। आप आर्टरी साफ नहीं कर रहे, उसके लिए एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये सारे के सारे जो है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यमुना के अंदर जो आ रहा है, हम सारा फोकस सीवेज पे करते हैं। देखिए, सीवेज पे फोकस करना इज अगेन डेंजरस। यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्या पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे से 25 साल 50 साल पहले? एक भी नहीं। तब वहाँ एक्वेटिक सिस्टम था, मछलियाँ होती थी, इसी यमुना के अंदर बेस्ट पॉसिबल COD BOD और सब कुछ अच्छा था, क्लोरोफॉर्म लेवल सही था। आज एक भी मछली सर्वाइव नहीं करती। क्यों? क्योंकि मछली के खाने का सीवेज तो आपने टैप कर दिया। आपको करना था एफ्लुएंट और आपने कर दिया सीवेज। इतनी बेसिक सी चीज भी कोई नहीं समझ रहा है कि आपको मुझे करना है, गाड़ी एम्बेसडर कर रहे हैं मर्सिडीज। ये चीज, इसीलिए आपका ETP प्लान, मैंने कल भी पूछा, 1 रुपया भी आप लोग इस पॉइंट को रेज करिए, क्या 1 रुपये का भी ETP बना पूरे यमुना प्लान में? कहीं 1 रुपया भी पिछले 10 साल में लगा? क्या इतनी कॉमन सेंस किसी ऑफिसर से पॉलिटिशियंस में नहीं है कि ETP क्यों नहीं रखवा रहा है? क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्योंकि STP की एक लॉबी है। STP का जो बनाने वाले लोग हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, वो उसको लॉबी को पुश करते हैं जिससे उनका पैसा गवर्नमेंट के से उनसे मिले और वो अपने धंधे को बढ़ाएं। उनको यमुना में इंटरेस्ट नहीं है, उनको STP सेल करने में इंटरेस्ट। इट इज़ ए हार्श कोड रियलिटी अगेन। अब मैं आपको आगे जो मेन चीज़ दिखाऊंगा वो वाला खोल दीजिए, अगला और आगे खोल दीजिए। ये देखिए, मेन चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है। हथनी कुंड बैराज बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपके ट्रांसपेरेंसी में दिखेगा। यहाँ से वेस्टर्न यमुना कैनाल 25,000 क्यूसेक पानी ले गई और 4,000 क्यूसेक पानी ये ले गया। उससे अपस्ट्रीम में जबकि अब वर्तमान प्राइम मिनिस्टर ने इसके सीरियसनेस को समझा है और लखवार ब्यासी किसाऊ डैम का प्रोजेक्ट अब जाके सेंक्शन हुआ है। इस प्रोजेक्ट को बने में 28 साल हो चुके थे। 28 साल बाद अब मोदी जी ने इस बारे में एक निर्णय लिया, कम से कम लखवार प्रोजेक्ट बने। जब हम लोगों ने कई बार पुश कराया, अफसर से कहा कि भाई एक स्टोरेज तो रखो यमुना की, कहीं पानी कहीं स्टोर तो हो जिससे आप छोड़ सकें। क्योंकि इसी यमुना में अगर 1500 क्यूसेक पानी एक्स्ट्रा मिल जाए फिर यमुना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग विल फ्लश्ड, लबालब पानी भरा है। जैसे इन्होंने कहा कि पहले सब उसमें जहाज चलेंगे, 1500 क्यूसेक में जहाज भी चल जाएंगे, स्टीमर भी चल जाएंगे, सब कुछ चल जाएंगे। इशू सिर्फ 1500 क्यूसेक पानी का है। अब उसका अगर आप देखें तो आगे चल के हथनी कुंड से पीछे दाएं बाएं तरफ सारे यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, ये सारा लोड है। राइट साइड में पूरा यूपी का लोड है और उस साइड के राइट साइड में आपको हिंडन दिख रही है, जिसमें हिंडन में अब इसका एक हमने सोल्यूशन निकाला था, भाई गंगा का पानी यमुना में डाल दो। गंगा में कम से कम हमारे पानी की कमी नहीं है, लेकिन गंगा में भी कैनाल सिस्टम है। उसका फॉल्ट क्या लाई करता है कि एक भी प्रोजेक्ट गंगा बेसिन अथॉरिटी ने एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट के लिए नहीं किया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस चेंज करने के लिए नहीं किया। आपका जो मेजर हमारे यहाँ क्या सिस्टम है इरिगेशन में, हमने देखा फ्लड इरिगेशन है, खाली बस नहर खोल दो और सोते रहो। इजराइल में खुद गया हूँ, हेलीकॉप्टर से मैंने पूरा इजराइल देखा है। एक भी इंच पानी अगर फ्लश करने जाते हैं टॉयलेट में नीरा जी, तो उसका बिल आता है। एम्बेसडर ने मुझसे कहा, इंडियन एम्बेसडर ने, कि सर अगर आपको पेट वेट खराब है तो यहाँ मत आइए, क्योंकि हमको बिल देना पड़ता है। लॉन अगर आप सींचते हैं तो उस लॉन को सींचने के लिए 30,000 रुपये महीना देना पड़ता है एक घर को। यहाँ पानी की कोई बकत ही नहीं है। यहाँ आप नहर में पानी छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, अपना बहता रहेगा। जहाँ नहर टूट रही है, आती रहेगी, जाती रहेगी। 30,000 क्यूसेक पानी में से सिर्फ आपको 1500 क्यूसेक पानी नहीं निकाल पा रहे हैं देश की आज़ादी के 75 साल बाद। ये कौन सी रॉकेट साइंस है भाई? 1500 क्यूसेक निकालने में क्या दिक्कत है?
कुछ भी नहीं है। 5% आपको इरिगेशन की नीड को कट करना है और 1500 क्यूसेक यमुना में डालना है, स्टोरी खत्म हो जाती है उसी दिन। इतना काम करना है। इसके लिए आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस चेंज करना पड़ेगा, आपको क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे, गन्ने का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन आना पड़ेगा। जो आपके गंगा बेसिन अथॉरिटी के एग्रीकल्चर मंत्रालय का ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से तो कोई पिछले 10 साल में कोई मीटिंग 3 महकमों के आपस में हुई नहीं है। मतलब प्रॉब्लम रहती है एग्रीकल्चर को ठीक करना, आप कर रहे हो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, कैसे उसमें लगा रहे हो। तो ये अगर आप देखेंगे इस नक्शे में, इसमें हमने एक एक चीज़ों को, सारे ड्रेन्स को मैंने मार्क कराया था। जितने ड्रेन्स हैं, नेचुरल ड्रेन्स हैं, 80% पे कब्जे हो चुके हैं। 80% तालाबों पे कब्जे हैं पूरे हिंदुस्तान में। नॉर्दर्न इंडिया में तो कम से कम सब लोगों ने दादागिरी करके गांव के तालाब पे पहले खेती होती थी, फिर गांव के तालाब को घेर लिया, पौंड भर दी, खत्म कर दिए सबके सब। आपको मालूम है, आपको एक चीज़ और फिगर बता दूं, यमुना का किनारा सबसे सूखा किनारा है। यमुना के किनारे में सबसे ज़्यादा डार्क ब्लॉक्स हैं, वहाँ ट्यूबवेल नहीं लगा सकते। ये बात किसी को यहाँ बैठे हुए हॉल्स में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा कि 90% यमुना के किनारा इज़ द वर्स्ट वाटर बॉडी इन द कंट्री, क्योंकि आपने सब पानी खींच लिया ट्यूबवेल कर करके, नहर से पानी आता नहीं है। अब जो फ्लड इरिगेशन से जो पानी जा रहा है, यमुना वही पानी दिल्ली को आपने दे दिया, दिल्ली को पानी वहीं से ड्रिंकिंग वाटर निकाल दिया, ड्रिंकिंग वाटर ने फिर उसको अपना घर पे भेज दिया और उसमें फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा मिलके आ गया। अब मेरे को एक क्वेश्चन मेरा हमेशा है, दिल्ली का सीवेज को प्लान है क्या? एनडीएमसी और डीडीए के बाद दिल्ली का कोई सीवेज प्लान है? नहीं है। आप इस पे बहस कराइए। आज एक कंप्यूटर पे बैठ के दिल्ली का चीफ टाउन प्लानर मुझे बता दे पूरे दिल्ली का सीवेज प्लान कहाँ है? कोई प्लान है ही नहीं। जहाँ जिसका मन में आया बिल्डर ने वहाँ घुसा दिया, जहाँ जिससे आया उसे वहाँ से घुसा दिया। यमुना के किनारे जितनी कॉलोनीज बनी हुई है, सबका सीवेज रॉ सीवेज जा रहा है यमुना के अंदर। आप कहते हैं मैं एसटीपी पे ट्रीट कर रहा हूँ, किसको ट्रीट कर रहे हैं भाई? जब मेरा 70% रॉ सीवेज अगर यमुना में जा रहा है, सारा ह्यूमन एक्सक्रीटा बिना ट्रीटमेंट के जा रहा है, तो ट्रीट किस चीज़ को कर रहे हैं? आपके घर कोई मैकेनिज्म यहाँ पर कूड़े को सेपरेशन का है नहीं। अमेरिका में आदमी अपने घर में भी जाते हैं, हम लोग भी कितनी बार गए हैं, आप बोतल अलग रखते हैं, कूड़ा अलग रखते हैं, प्लास्टिक में आदमी घर जाकर जाता है, गाड़ी लेके आती है, यहाँ तो लेकर अपने पड़ोसी के छत पे फेंक दिए। 90% लोग ये काम करते हैं हिंदुस्तान में। तो ये यमुना का सबसे बड़ी क्राइसिस है कि वी हैव नो, ये जितनी ड्रेन्स मिल रही हैं, इसका सबसे क्रिटिकल पार्ट है वजीराबाद में। और यहाँ मैं एनसीसी के जनरल साहब से ज़रूर कहूँगा, अपने कैडेट्स को लेके वजीराबाद जरूर जाए। वहाँ देखें क्या बीओडी है, क्या सीओडी है, क्या क्लोरोफॉर्म लेवल है और कितनी वहाँ पे डिस्चार्ज। ये 4 पैरामीटर देख लेंगे, सारी समस्या जड़ की समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। तो ये हम लोग फिर ओखला पहुँच गए। ओखला तो ये यूपी के हमारा लास्ट होता है। अब ओखला के बाद जो है फिर यमुना में सिर्फ जो है 300 क्यूसेक पानी रह जाता है। शुरू में 300 डाला, फिर 800 डाला। ओखला से पहले हिंडन आके मिल गई। हिंडन से लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे यमुना कैनाल सिस्टम निकल जाता है, जिसे कहते हैं आगरा कैनाल। आगरा कैनाल में 4000 क्यूसेक पानी डाल देते हैं इरिगेशन के, जो कि राजस्थान तक जाता है। तो अल्टीमेटली ये 34,000 क्यूसेक पानी में से आप क्या 1500 क्यूसेक पानी नहीं निकाल पा रहे हैं यमुना के लिए? मेन इशू है अविरल धारा, निर्मल धारा। हमारा फोकस है गंगा में भी, यमुना में, निर्मल धारा। अविरल की कोई बात ही नहीं करता, ना कोई नेता करे ना कोई अफसर करेगा। जब तक कोई पानी में, जब लास्ट में पानी ही नहीं होगा तो निर्मल करके करोगे क्या उसको? ये एक बेसिक इशू है। इसके सारे में अगर जितने सारे ड्रेन्स अगर हमने आगे देखते चले जाएंगे, ये सारे हमने ड्रेन मार करा रखे हैं। एक एक्चुअल ग्राउंड पे है। आप चॉपर से चले जाइए, आप बोट से चले जाइए, आपको ये ड्रेन दिखाई देंगे। लेकिन ड्रेन पे कब्जे हैं, ड्रेन पे खेती हो रही है, ड्रेन पे लोगों ने अपने ज़मीनों में मिला लिया है, कोई पूछने वाला नहीं। मतलब बेसिकली ये है ना कि ये इसका कंपोजिट व्यू किसी ने लिया नहीं। नेक्स्ट, अब ये चीज़ आपको हमने एक बार हम लोगों ने कराया था कि यमुना का एल सेक्शन क्या है। देखिए हमारे कंट्री में एक चीज़ अच्छाइयाँ हैं, चाहे गंगा हो या यमुना, दोनों में करीबन जो आप जैसी आगे बढ़ते हैं तो हर करीबन 10-12 किलोमीटर में एक स्लोप 18 सेंटीमीटर का ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। सब ग्रेडेड रिवर्स हैं इंडिया में, अनलाइक अदर कंट्रीज। आपको जर्मनी में नहीं है ये,
डेन्यूब रिवर जाइए, देखिए जैसी यमुना थी उससे खतरनाक डेन्यूब थी। मैंने एज ए यंग ऑफिसर उसको खुद देखा। स्विट्जरलैंड की और जर्मनी के बॉर्डर पे जितनी डेन्यूब रिवर थी सबसे गंदी रिवर होती थी। एक जर्मन साइंटिस्ट ने सिर्फ कोई उसने सारा लोगों को सिस्टम समझाया, वहाँ के जो डिसीजन मेकर्स ने उसको समझा और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, सारी डेन्यूब साफ हो गई। यहाँ डेन्यूब का एग्जाम्पल लेने के लिए हमने कहा भाई इसको सारे इसकी स्लोपिंग कराई जाए, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से ये यमुना नीचे गिरती चली जा रही है। स्लोपिंग क्यों कराया हमने, उसका मैं आगे आपको कारण बताऊंगा। नेक्स्ट, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ऑलरेडी 350 क्यूसेक छोड़ के बाकी सारा का सारा पानी चला जाता है। और सबसे बड़ी क्राइसिस जो है, एक्वेटिक साइकिल खत्म हो चुका, मछली खत्म हो चुकी, ये सब चीज़ें हिस्ट्री बन गई है यमुना के लिए। तो कंसर्न खाली यमुना का प्रदूषण का नहीं है, कंप्लीट एक्वेटिक साइकिल का है। मतलब कछुए भी गए, उसके अंदर मेंढक भी गए, उसके अंदर मछली भी गई, सब खत्म हो चुका है। वहाँ जीरो वहाँ पे दिखाई देता है। और सबसे किनारे पे जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनका, अब मैं जो कुछ फैक्ट्स आगे रखूँगा कि नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट और आगे जाओ। अभी आपको कुछ फिगर्स से जानना जरूरी है। मैं आई एम थैंकफुल, कल आपने मुझे ये फिगर्स भेजी, तो मैं उसके बेसिस पे कर रहा हूँ। मैंने ऑल्दो अभी ऑफिशियल फिगर्स मांगी हैं, क्योंकि मुझे नीरा जी ने इस चक्कर में फंसा दिया है, तो कुछ ना कुछ तो करके मानेंगे। तो ये लेकिन आपकी फिगर्स के आधार पे जो मैंने निकाला है कि यमुना फेज़ 1 और 2 में 1514 करोड़ रुपया, उसके बाद नमामि गंगे में 4400 करोड़ रुपया, फिर 68 करोड़ रुपये दिल्ली, करीबन 11,000 करोड़ रुपये में लगा दो, और 11,000 करोड़ रुपये फिर यमुना वहीं की वहीं। और ख़राब, छठी में हमारे नेता लोग जाते हैं फ़ोटो खिंचाने, छठी में वहाँ खड़े हो जाते हैं। और ऐसा मैं तो कह रहा हूँ सबसे अच्छी चीज़ है, आप पाटिल साहब को और अरविंद केजरीवाल जी को सबको लेके कहिए वहाँ यमुना में जाके वजीराबाद में डुबकी लगाए और 2 बोतल पानी पिए। आप इस बात का अनशन करिए नीरज जी कि साहब चलिए मेरे साथ चलिए, वहाँ पे आपको सिर्फ 3 डुबकी मारनी है और 2 बोतल पानी पिए। उसी दिन शाम को दोनों टपक जाएंगे, 3 दिन के अंदर साफ सीधे उनको क्रेमेशन ग्राउंड पर नजर आएंगे। इतनी भयावह स्थिति है वहाँ। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी करने के लिए, अब इसके करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, व्हाट इज द सोल्यूशन। तो हमने एक सोल्यूशन, नेक्स्ट फेस आएंगे सोल्यूशन पे, नेक्स्ट पे आइए। अब क्या हम प्रॉब्लम ना गिनाएं, हम प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन दें। जो आज चिंतन करने के लिए सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले जो 30,000 क्यूसेक इरीगेशन में पानी निकल गया, उसमें सिर्फ 5% पानी, 5% पानी को ज़्यादा नहीं है 30,000 क्यूसेक। 30,000 में 3,000 कितना, 1,500 क्यूसेक पानी। 5% पानी को हथनी कुंड से एक्स्ट्रा फ्लश कर दें। ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए। सारे किसान आंदोलन पे बैठ जाएंगे, कह रहे साहब मेरा तो पानी निकाल के वो सब यमुना में डाल दिया, यमुना साफ करेंगे। वो वहाँ पे इस पर राजनीति शुरू हो जाएगी, पूरे देश में किसानों का आंदोलन शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर साथ में आपको कहीं ना कहीं विल पावर दिखानी पड़ेगी कि हम 1,500 क्यूसेक इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जिससे ये बन जाए। और ये अभी समय है कुंभ के से पहले इसको एक्टिवेट कराने का। अगर ये कुंभ से पहले 1,500 क्यूसेक पड़ गया तो जिंदगी भर के लिए पड़ गया, नहीं तो कभी नहीं पड़ेगा। इस बात को योगी जी से भी आप लोग जाके भिड़िए, जिसको भिड़ना है कि साहब आपके कुंभ में है कहाँ, व्हाट इज कुंभ, खाली साधुओं का जमवाड़ा, वेर इज रिवर, गंगा जमुना है कहाँ वहाँ पे। तो इतना दूसरा चीज़ है कि हर किलोमीटर पे जो मैंने सोल्यूशन दिया है कि 18 सेंटीमीटर जो है 1 किलोमीटर में ढाल बन जाता है। अब इंडिया में, वर्ल्ड में क्या किया नीरज जी, उन्होंने कि हर 10 किलोमीटर बाद चलिएगा, तो 10 किलोमीटर में समझिए आप 3 मीटर का, करीब 20 किलोमीटर में 3 मीटर आ गया। एक 3 मीटर का एक रबर स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं यूं करके, और उसको करके जितना पानी उसके पीछे से आ रहा है बरसात का, उसको रोक लिया। सीरीज ऑफ रबर स्ट्रक्चर लगे थे। अब चाइना ने 3 किलोमीटर विड्थ का रबर स्ट्रक्चर लगाया। यमुना में कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर नहीं लगा। यमुना की जो चौड़ाई है दैट इज अराउंड मिनिमम 2 to 3 किलोमीटर्स। तो उसको बांध के वहाँ पे रबर स्ट्रक्चर लगाया और उस पानी को वहाँ पे एक्यूमुलेट कर दिया, एक्यूमुलेट करके, जिससे कि फिर उसको जब मानसून होता है तो उसको नीचे गिरा देते हैं, जब मानसून नहीं होता है वहाँ पावर भी बना है।
हर 3-3 मीटर में जब क्या कर रहे हैं कि साइड में एक नेविगेशन चैनल दे रखी है और साथ में करीबन 1 मेगावाट पावर भी निकाल लेते हैं। उसी पावर से इंजन लगा के फिर नदी की सफाई भी करते रहते हैं। ये अच्छा है जनरल साहब लड़कों से सफाई करा रहे हैं। आई होप नदियों की सफाई लाठी और बल्लम से हो सके। ये सब चीज़ें इससे नहीं होंगी, फोटो खींचेंगे। 200 टन कूड़ा निकाला, 300 टन कूड़ा निकाला, कूड़ा है 10,000 टन निकाल रहे हैं 200 टन। तो ये सब चीज़ें ठीक है, फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, यू नीड ड्रेजिंग्स मशीन्स, यू नीड ड्रेजर्स वहाँ पे लगाने के पड़ेंगे। फिर थर्ड चीज़ है वो अब स्टोरेज का जो आपका डैम्स आ रहे हैं, इसको टॉप प्रायोरिटी पे करके 5 स्टेट को डंडा मार के कहना चाहिए 3 साल में बनने ही है। मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये डैम्स आज आप मेरा मार्क कर लीजिए, आज हम 2024 में चल रहे हैं, तो पता नहीं हम लोग जीवित रहे ना रहे तब तक। अगर 20 साल में अगर बन जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। इरिगेशन में कोई भी प्रोजेक्ट नेता कभी नहीं चाहता 20 साल से पहले पूरा हो, क्योंकि वो शुरू करता है 2000 करोड़ से, बनता है 20,000 करोड़ से, तो नेता का कमीशन कम हो जाता है, तो इसलिए वो चाहता है बनता ही रहे, बनता ही चला जाए। दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र में देखिए कितनी प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि 80,000 करोड़ के ठेके दे दिए, कहीं 20,000 करोड़ के ठेके दे दिए, कहीं 1 लाख करोड़ के ठेके दे दिए। कोई भी चीफ मिनिस्टर आता है ठेके देने में मस्त होता है, आया ठेका दे दिया फट से। तो इसके लिए आपको जो अब इसके लिए मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, द सोल्यूशन लाइज, फोर्थ सोल्यूशन जो नेक्स्ट है यमुना बेसिन में खेती के पैटर्न को चेंज करना। अब मेरठ है, गन्ना तो उगेगा ही होगा, अब गन्ने को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यमुना की पेरिफेरी में जितना भी है वहाँ पर जहाँ पर भी एरियाज हैं वहाँ पे कोई ऐसे जो जिसमें पानी का कंजम्पशन कम हो। आपको अगर यमुना में 10,000 करोड़ रुपये आपने ETP पे लगाया है, STP पे लगाया, क्या 1000 करोड़ रुपये स्प्रिंकलर पे नहीं लगा सकते हैं? अगर 1000 करोड़ रुपये आप स्प्रिंकलर पे लगाएंगे तो किसानों को फ्री भी बांट देंगे, तो कम से कम वहाँ पे 1000 करोड़ रुपये में अगर देखें किसान से लीजिए 20% 80% फ्री दे दीजिए, तो इजराइल की तरह वो वहाँ पे स्प्रिंकलर लगाएगा तो पानी बचेगा, तो उस पानी को यमुना के अंदर डाल दीजिए। नेक्स्ट है पैरेलल ड्रेन का जो कंसेप्ट है। जो पैरेलल ड्रेन का जो कंसेप्ट है वो यमुना में लागू ही नहीं है। 5 साल पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी से, जब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन था, मैंने उनके साथ 3 मीटिंग किया डायरेक्ट। और मैंने कहा भाई ये चीफ मिनिस्टर साहब ये बताइए कि आप चलिए पहले इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, अब तो आप चीफ मिनिस्टर, आप जिम्मेदार आदमी हो गए हो, कम से कम एक कंसेप्ट ऐसा लाइए। देखिए क्या होता है, किसी भी शहर में वर्ल्ड में कहीं नहीं है ऐसा जहाँ पर ड्रेन्स जा रही हो जिसको कि इंडिविजुअल ट्रीट किया है। आपको सारी ड्रेन्स को एक सिंगल ड्रेन में ले जाके, मास्टर ड्रेन में ले जाकर, और उसको ले जाके आगे छोड़ देते हैं। कलकत्ता में आपको पता है कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। आर यू अवेयर अबाउट दिस? कलकत्ता में ब्रिटिशर्स ने सीवेज को कैसे ट्रीट किया? उन्होंने एक मास्टर ड्रेन बनाई और ले जाके आगे ले जाके रेत के अंदर छोड़ दिया, पानी छन के अपना आप चला जाता है, गंदगी ऊपर रह जाती है और पानी छन के फिर वापस उसी रिवर में चल जाता है। ये सिंपल अर्थमेटिक, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन यहाँ अगेन फिर हर आदमी चाहता है कि ये ना हो, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगेगा तो काम कैसे बनेगा? तो ये एक अगेन एक इशू है। तो थोड़ा हो सकता है मेरी बात कुछ हार्श लग रही है, लेकिन मैं आपको हार्श रियलिटी बता रहा हूँ। तो दूसरा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के स्थान पे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पे फोकस होना चाहिए। फिर एक स्पेशल ट्रीज होते हैं जो वाटर को प्रोटेक्ट करता है, वाटर लेवल बढ़ाता है, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है। इसका गंगा बेसिन अथॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसके स्पेशलिस्ट अलग से बुलाकर फॉरेस्ट वालों से ऐसे ट्रीज यमुना के किनारे किनारे लगवाएं जिससे बरसात के पानी को एक्यूमुलेट करके वाटर टेबल ऊपर उठाएं। फिर कई स्थानों पे यमुना में बहुत इलीगल माइनिंग बहुत होती है। यहाँ के नेता सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के, वो कमाते हैं इलीगल माइनिंग। तमाम आप देखेंगे रास्ते भर ट्रक चल रहे होंगे, इलीगल माइनिंग हो रही होगी, उसका सारा मेंडर कर दिया, सारी रिवर्स इधर से उधर हो गई। ये सब चीज़ों को इलीगल माइनिंग यहाँ पर रोकना पड़ेगा। और एडिशनल वाटर गंगा का लाना करने के लिए जो मैंने आपको नक्शा दिखाया था, उसमें हिंडन में 2 एस्केप्स हैं, आगे चल के मथुरा के पास एक मार्ट में एस्केप्स हैं, उससे कम लाना पड़ेगा। नेक्स्ट अब आपको पैरेलल ड्रेन का थोड़ा नक्शा सा दिखा के मैं लाया था। नेक्स्ट बताइए। देखिए होता क्या है, सिटी में है, सिटी में आप निकलता है, सिटी में आपके जो निकलता है ये 2 तरह के, तो अनट्रीटेड वेस्ट निकल रहा है जो सीधे जा रहा है
अब आप सोचिए जामिया मिलिया के पीछे जितना एरिया है यमुना का, उसमें फर्स्ट कैटेगरी का जिसमें कोई ट्रीट हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं सकता। मतलब आप समझ रहे हैं कि जितना जामिया मिलिया का एरिया, वहाँ कोई सीवेज लगा हुआ है? एक भी सीवेज नहीं। जब सीवेज ही नहीं है तो जाएगा सीधे रॉ। वो क्या करते हैं, सीधे नाले में डाल दिया, नाले से हमने डाल दिया। दूसरा कहीं टैप हो रहा है, टैप होकर ट्रीट कर दिया, ट्रीट करके ट्रीटेड वाटर को, हमारे यहाँ दिक्कत है। मैं आपको अपने अनुभव से बताऊँ, सिंगापुर में कभी आप जाइए, मैं खुद उस प्लांट में गया हूँ। सिंगापुर का कंप्लीट ड्रिंकिंग वाटर इज अ ट्रीटेड वाटर ऑफ द फिल्थ। यहाँ अगर किसी को कहते हैं कि भैया अगर आप जाके इसमें जितने हॉल में बैठेंगे आपको बोतल में ह्यूमन एक्सक्रीटा का ट्रीटेड वाटर पिलाया जाएगा, सबसे पहले आप ही को झापड़ मार देगा कि आप क्या तमाशा कर रहे हैं। इट्स अ थिंकिंग प्रोसेस। वहाँ ट्रीटेड वाटर को, चलिए यहाँ ट्रीटेड वाटर को पी नहीं सकते तो ट्रीटेड वाटर को सिंचाई भी तो डाल सकते हैं। आप ट्रीटेड वाटर को ट्रीट करके सिंचाई में डाल दीजिए, कम से कम उससे आलू उगवाइए, उसमें कौन सा रोग रहा है आपको। आप गोबर की खाद डालते हैं, आप बकरी को डालते हैं वो सब करने के लिए, आप यूरिया डालते हैं, तो ट्रीटेड वाटर से खेती क्यों नहीं करते? ये एक बेसिकली ये तो। और बाकी जो अनट्रीटेड वाटर है, अनट्रीटेड वाटर को डायरेक्ट रॉ में मिला देते हैं। अब मैं आपको अगला दिखाता हूँ कि एक आपको क्लासिकल केस दिखा दूँ। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट। दिस इज अ क्लासिकल बेसिन इन चाइना। इन चाइना दिस इज अ फिजिकल बेसिन। अब दिस इज ऑन रिवर ई है चाइना में। इसको मैंने एक टीम कमीशन की थी, मैं रुड़की यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, मेरे इंजीनियर इन चीफ राठी आज आ नहीं पाए, उनके फादर के तबीयत ठीक नहीं है। इन सबको मैंने कहा कि सारी दुनिया घूम के आई। जब तक आप दुनिया नहीं देखेंगे, यहाँ क्या है सोच भारत सरकार में, अगर आप दुनिया में किसी अफसर को काम के लिए भेजिए, तो प्रदेश सरकारों में तो समझेंगे मौज करने जा रहे हैं। तो ये सोच है। मतलब वहाँ वो वेस्ट में ये सोच है कि अगर आप कोई चीज़ जा रहे हैं, वहाँ को दुनिया की नई टेक्नोलॉजी देखने जा रहे हैं, तो आप कुछ करके लाएंगे, वहाँ से कुछ करके लाएंगे। ठीक है, आप चलो एक दिन शाम को शांज़ेलीज़े भी घूम लीजिए, पेरिस भी घूम लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन हमसे कुछ निकाल के तो लाएंगे। इन्होंने ये निकाला, ई रिवर में देखिए कितने सीरीज ऑफ रबर डैम्स लगे हुए हैं, कुछ नहीं किया। हर 30 किलोमीटर में 3 मीटर का डैम है, इसकी कीमत 200 करोड़ रुपए के आसपास आती है। बुलेट प्रूफ डैम्स हैं, कोई इनको छेड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। और सारा रिवर पानी से भरी पड़ी है, जिसमें जीरो पानी होता है। ये आज की स्थिति में ये लोग खुद, एक मैंने इसलिए आपको एग्जाम्पल दिखाया। अब रबर डैम होता क्या है कि इसके लिए मैं आपको अगला कर दीजिए। नेक्स्ट, ये रबर डैम कुछ भी नहीं है। इट इज़ लाइक इसके भी दो तरह के होते हैं। एक आपका वाटर फील्ड होता है, एक एयर फील्ड होता है। वाटर फील्ड और एयर फील्ड में फ़र्क क्या है कि एक के अंदर खाली एयर ब्लैडर है, फुटबॉल का ब्लैडर है, एयर घुसा दीजिए, अपने खड़ा कर दिया, और इसको सीधे आप करिए और इन्फ्लेट और डिफ्लेट करते हैं। आपको जब पानी नहीं है तो उसको इन्फ्लेट कर दीजिए, ऊपर चढ़ा दीजिए, पानी चढ़ जाएगा। बस 2 मिनट में बात को अपनी ख़त्म कर रहा हूँ। फिर ये आगे एक रबर डैम आपको दिखा रहा हूँ, डियागो सिटी में, सैन डियागो सिटी में, वहाँ पे दिखाया। फिर रबर डैम आपको ये जो सीरीज और रबर डैम, फिर आगे बढ़ते चलेंगे 2 मिनट। अब ये मैंने आपको मॉडल दिखाया, हाउ कैन यू गेट एन एडिशनल वाटर। इसके लिए कट है। इट्स लाइक जैसे हमारे त्रेहान करते हैं, यहाँ की नस काटी यहाँ जोड़ दी, यहाँ की नस काटी यहाँ जोड़ दी, यहाँ का पानी का फ्लो लगाया यहाँ छोड़ दी। तो ये सब चीज़ें करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको किस तरह का पानी कहाँ से निकालना है, कहाँ जोड़ना है, इसके लिए यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ द रिवर सिस्टम। तो ये हमने जैसे पोर्ट एस्केप पे मैंने हरनौल में मैंने खुद बनवाया था, क्योंकि मैं वृंदावन बहुत जाता हूँ। वृंदावन में मुझे भगवान कृष्ण की आस्था मुझे सदियों से, जब से मैं यंग था या बच्चा था तब से जाता हूँ। और मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है कि जो इतने लोग आचमन कर रहे हैं। पहले ज़माने में लोग नीरज जी यमुना का स्नान करके तब माँ के बिहारी जाते थे। आज से 30-35 साल पहले हर आदमी माँ के बिहारी दर्शन करने, कोई ऐसा नहीं आता दिल्ली से उड़ा जाके माँ के बिहारी जाके अपना मत्था टेकाया वापस आ गए। देयर इज अ प्रोसेस। बाकायदा यमुना का अर्चन करते थे, पूजा करते थे, तब माँ के बिहारी जाते थे, तब कृष्ण भगवान का दर्शन करते थे। ये सदियों से चल रहा है। पुरानी किताबों, आप तो इतिहासकार हैं, आप देखिए एक ज़माने में, जब मेरे पास उसके पूरे प्रूफ्स हैं, एक ज़माने में एक ही दिन में 30,000 लेडीज़ कटी थी वहाँ पे एक ज़माने में। उसके भी मेरे पास आंकड़े हैं, जब यमुना में स्नान करते थे। वो भी एक टाइम आया था वहाँ पे मथुरा में। तो वो यमुना का अर्चन का सिस्टम कहाँ रहा है, यमुना में स्नान करने का सिस्टम कहाँ रहा, क्योंकि यमुना है ही नहीं। तो इसके लिए हमने एक हरनौल एस्केप निकाला।
काट दिया, काट के उसको वहाँ से बाईपास सर्जरी कर दी, उसमें 500 क्यूसेक पानी डाल दिया, मैंने खुद डाला जाके। मैंने कहा चलो कम से कम यमुना में तो पानी शुद्ध ले लें। मेरे जाने के बाद वो भी वहाँ ख़त्म हो गया, उसको बंद कर दिया लोगों ने। किसान तो फिर किसानों को चक्कर हो जाएगा। अरे भाई आपको अगर वहाँ चलाना है तो ये कुछ निष्कर्ष मैंने निकाला है कि निष्कर्ष नेक्स्ट चलिए लास्ट में ख़त्म करके निष्कर्ष ये स्वीकारना होगा कि पिछले कई दिनों में यमुना सरस्वती बन चुकी है, हमको स्वीकारना पड़ेगा। अगर ये बात पे अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीरज जी नहीं बोलेंगी तो नेताओं के समझ में नहीं आएगा। अभी आप धमक के बोलिए दिल्ली में किसी अच्छी प्रॉब्लम कर रही, मैं बोल दूंगा तो चीफ मिनिस्टर योगी जी को भी समझ में आ जाएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर अफसर भी जगेंगे, हमारे साथी लोग आज चीफ सेक्रेटरी वो जगेंगे। फिर दूसरा 93 से 10,000 करोड़ खर्च हुआ, कुछ नहीं हुआ। मीडिया में पिछले 10 वर्षों में खाली इसकी समस्या दिखाई जाती है। क्या करेंगे मीडिया के दोस्त भी यहाँ बैठे हैं, अरे साहब गुब्बारे निकल रहे हैं, वहाँ सफ़ेद धुआं निकल रहा है, यमुना बेकार है, यमुना मैली है, ये सब चीज़ें दिखाते रहेंगे लेकिन समस्या का समाधान कोई नहीं दिखाने वाला है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है क्या है, साधु संतों का धरना करा दो, पूजा करा दो, उसमें दूध डाल दो, गंगा जल डाल दो, ये सब करने से यमुना तो साफ़ नहीं हो जाएगी। यमुना को साफ़ करने के लिए आपको टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन करने पड़ेंगे, आपके पास विल पावर चाहिए और ये असंभव नहीं है, ये डूएबल है। मैंने आपको इसका प्रेजेंटेशन की कॉपी दे दी है, मुझे उम्मीद है नीरज जी इसको आप forum where we can felicitate you. Yeah. Because really I felt that your again a problem. Peninsular and Himalayan River Basin Council, जगदीश जी आप भी आ जाइए, मनोहर मानस जी, कसिम जी आप भी आ जाइए यहाँ पर। सर ऐसे थोड़ा सा होता है, नीरज जी को तो लीजिए। नीरज जी आ जाइए। आ जाइए मैम, पीछे आ जाए। एक सेकंड ऐसे एक सेकंड। वो संजय को अगर यमुना के लिए कुछ करना है तो जाके मौका है, तुम ज़्यादा प्रयाग में जाके उपवास करके बैठ जाओ। इस पे सॉरी कुंभ में नहीं, जहाँ पे वो है, जहाँ पे वो हो रहा है संगम किनारे बैठ जाओ कि साहब मुझे यहाँ का कोई भी अधिकारी, कमिश्नर, डीएम, चीफ सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री एक बोतल यमुना का पानी दिखा दें, तो मैं अपना नाम बदल दूँ। बस पानी है ही नहीं, तो चंबल का, केन बेतवा का पानी, कौन सा यमुना का पानी? पूरा उपवास करिए शांति से। हमें तो यमुना का पानी नहीं चाहिए, तो कौन सा है 1 इंची दिखा दीजिए, और या फिर कह दी यमुना और सरस्वती एक ही होगी, ठीक है। तो गंगा का लिमिट नहीं गया। करो इसको। और ये सर डॉक्टर विप्लव हैं, OIT पवाई, पेटेंट है वो सॉइल बायोटेक्नोलॉजी का, जो आपको सीवेज ट्रीटमेंट की बात अपन कर रहे हैं, उसमें कितना भी मैं से मैनेटन से अभी आई हूँ, मैं फुल ब्राइट में थी वहाँ पर रिसर्च कंडक्ट किया CFT से, डॉक्टर स्नेहल दोषी। तो मैंने अभी STP पे वहाँ पे कंडक्ट किया, फिर एक ग्लोबल रिव्यू भी दिया कि किस तरह से आज जो अपने सारे STPs, इट्स नॉट खाली इंडिया का, ग्लोबली कैसे वो फ्लॉड है और उसको कैसे रेट्रोफिट की ज़रूरत है अपनी चेंज लाने की। तो इनका जो टेक्नोलॉजी है सर, दैट इज़ SBT, सॉइल बायोटेक्नोलॉजी। तो जब सॉइल और सीवेज का Basically, entire water treatment, wastewater treatment, revolves around treatment inside aquatic phase. That means the reaction happens in the aquatic phase. The water aquatic phase is not suitable for this kind of reaction. It's not suitable for sustaining life inside it. So we are developing, we are trying to force create life inside the treatment. Whereas the entire ecology says the human generated waste should go to the soil instead. The soil has better biodiversity, better chemistry. कलकत्ता में यही तो किया था। कलकत्ता मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सारा सीवेज को सॉइल के अंदर ले गए और जो उसका पानी छन के द्वारा रिवर में आप पाइप में डाल के सारा सीवेज को ले जाकर के सिंपल
instead of allow it to go into the river, soil is hungry for that कोलकाता का organic जो matter. पुकुर कल्चर है सर, पुकुर कल्चर इज बिकॉज ऑफ दैट कि ऑटोमेटिकली इट इज टेकिंग केयर, लेकिन आज पुकुर सब खत्म हो अभी गया। क्या है यहाँ पे क्योंकि जो एसटीपी बनाने के कारखाने के लोग हैं इंटरनेशनल उनको नेता लॉबी आज देखिए ना अडानी का लग गया So, okay, 2004, manage natural system, natural system. At the same time, all this 4-5 foreign companies they came. No time to occupy the entire municipality. So we are taking 10-20 years to communicate this idea that don't get into water. भेजेंगे सर, इसी में हमने थोड़ा सा ये डाला है सर, वही मैं आपको भेजूँगी। अच्छा तो मैं ये आपको दे के रखती हूँ, ठीक है ठीक है, या मैंने फ़ोन नंबर वगैरह डाल दिया है सर, हम आपके कलेक्शन में वो भी हम ठीक है ठीक है। We do inline treatment. So that it does so there are simple techniques to start the entire आप जब ड्रेन के अंदर ही इनलाइन ट्रीटमेंट कर सकते हैं because you get the entire area, you don't have to acquire new area. While flowing, you do the treatment. और जो डोमेस्टिक और स्टॉर्म वाटर सब मिक्स करके जो लेके जा रहे हैं ना, फिर वो MLD KLD में जो कर रहे हैं, उस वजह से सारा कुछ मतलब जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। होना तो चाहिए, खाली जो अपने टॉयलेट का पानी है वही है, जो ब्लैक वाटर है उसका वो मिक्स कर I have देते given documents to Odisha government, Rajasthan government. But you allow me one drain, I'll show how to clean it. Odisha में जो rivers हैं, all the stormwater drains in the cities. Actually, no, there is no stormwater drains.